ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच। ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से आप लोग बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है, जहां तक आप लोग हमें देखते हैं दुनिया भर में, इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और यकीनन आपका फ़ीडबैक हमें बताता रहता है। मुख्तलिफ़ शख्सियात के इंटरव्यू हम लेकर आते हैं, चाहे वो सियासी शख्सियात हों, चाहे वो समाजी शख्सियात हों, चाहे वो इंतज़ामी शख्सियात हों। और आज का प्रोग्राम भी खसूसी प्रोग्राम है और मैंने जैसे कि कहा कि आपका फ़ीडबैक हमें बताता रहता है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुश्ताक बशीर साहब, जो कि MS हैं हमारे फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा। इनसे गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर इनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, डिपार्टमेंट हैं, या हमारा सिविल हॉस्पिटल आम ज़बान में जिस तरह आप लोग उसे कहते हैं, मशहूर है सरगोदा में, उसका क्या बर्डन है, क्या मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है, वो सारी बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको रेडियो पाकिस्तान में खुशामदीद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइएगा कि बतौर MS सर आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और इसमें क्या कुछ आता है, फिर आगे हम फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। जी, बतौर मेडिकल सुपरटेंडेंट टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा जी जी। दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर मैनेजर आप हॉस्पिटल को देख रहे हैं। ठीक सर। दूसरा, बाकी हॉस्पिटल में जो तमाम क्लिनिकल सर्विसेज हैं उनको आप देख रहे हैं। तो इसमें जो ओवरऑल मेरी जिम्मेदारी है, जो भी हॉस्पिटल के मैनेजेरियल इशू हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जैसे कि इसमें HRs हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है, उनकी वर्किंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी पे, उनका ड्यूटी रोस्टर और उनका सारा कुछ वो मैं देखता हूँ। साथ साथ जो हमारे हॉस्पिटल के ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, मसलन किसी वार्ड में लाइट नहीं है, किसी में कोई टूटी ख़राब है, खुदा न खास्ता, कहीं पे पंखे ख़राब हैं, कहीं पे कुछ सर्विसेज जो हैं, जो भी सर्विसेज हैं हॉस्पिटल रिलेटेड ऑपरेशन में, वो मैं पूरी करता हूँ। और जो मेन जो मेरा है वो है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज, जो हमारी HR है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा सारा सिस्टम है, इवन जो हमारा हॉस्पिटल है, उसमें जो VIP है वो पेशेंट है। तो पेशेंट सर्विस जो है वो सर फहरिस्त होती है। तो पेशेंट सर्विसेज के लिए जो हमारी क्लिनिकल सर्विसेज हैं, उसको जो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हाउस ऑफिसर्स हैं, वो किस तरह मरीजों को देख रहे हैं, उनका क्या इलाज कर रहे हैं। दो तरह का होता है, एक होता है OPD, आउट पेशेंट, जो डेली पेशेंट आते हैं, अपनी पर्ची ली, जिस डॉक्टर को उन्हें दिखाना होता है, जो उनको मर्ज वो दिखा के दवाई लेके चले जाते हैं। एक हमारा होता है इंडोर सर्विसेज, वो कोई ऐसा पेशेंट जिसको दाखिले की ज़रूरत है, जिसको दाखिल करके कोई सर्जरी की जाएगी या उसको मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेट किया जाएगा या ट्रीटमेंट दी जाएगी, उनको दाखिल करते हैं। ठीक। और एक सर्विस है हमारी एमरजेंसी सर्विस। एमरजेंसी सर्विस राउंड द क्लॉक पूरे साल ये 24 घंटे चलती है। इसमें कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ईद का दिन हो, वो मुहर्रम हो, वो खुशी हो, वो गमी हो, तो 3 तरह की ये सर्विसेज ये प्रोवाइड की जा रही हैं। और इस तरह पूरा हॉस्पिटल का सर्कल चल रहा है। 731 बेडेड पे मुश्तमिल ये हमारा हॉस्पिटल है। एक इसकी ज़ैली शाख्स मौला बख्श हॉस्पिटल भी है, जो हमारा गायनी यूनिट है। जो भी ख़वातीन की बीमारियाँ या ख़वातीन के जच्चा बच्चा के केस होते हैं वो उसमें देखे जाते हैं, वो भी इसके अंडर आता है। बड़ा खूब आपने डिटेल से बता दिया मेरे देखने वालों को। यकीनन वो इन बातों को समझ पाए होंगे कि क्या क्या होता है और किस तरीके से ये सारा मैकेनिज़्म काम करता है। सर, आपने खुद बात बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैं फोकस्ड रहूँगा, और आपने जैसे कि बताया कि ये 731 बेड के ऊपर मुहित है और लोगों का कंसर्न ही इससे है। और आपने बताया कि 3 शोबे इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, OPD, एमरजेंसी और इंडोर सर्विसेज, जो जिनको आप दाखिल कर लेते हैं। सर, सबसे पहली चीज़ एक तो है खुदा न खास्ता एमरजेंसी होती है, तो जैसे ही एमरजेंसी बनती है, नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस ये है कि रेस्क्यू 1112 सर्विसेज यहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद है, तो वो लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। पेशेंट वहाँ पे आता है, तो क्या आप जैसे कि कह रहे हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होते हैं, मुहर्रम हो, कोई भी हो, इवेंट हो, तो वहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं। आपके पास सफिशेंट इनफ स्पेस है एमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए? सर देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो है वो 2 तरह की एमरजेंसीज हैं। ठीक। एक होती है सर्जिकल एमरजेंसी, एक होती है मेडिकल एमरजेंसी। जी सर। सर्जिकल एमरजेंसी में वो केस आएगा जिसको कोई भी चोट लगी है, वो एक्सीडेंट से लगी है, वैसे लगी है, जिसमें बोन्स टूटती हैं, आपको इंजरीज आती हैं। जी जी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होता है, या वैसे कोई इंजरीज आ जाती है। एक होती है मेडिकल एमरजेंसी, जिसमें खुदा न खास्ता आपका जिगर फेल हो गया है, फालज हो गया है, हार्ट अटैक हो गया, ये सेग्रीगेट होती हैं। इस वक्त जो हमारा हॉस्पिटल है ना, इसमें 22 बेड्स हैं एमरजेंसी के लिए। और नो डाउट ये एक टीचिंग अस्पताल की एमरजेंसी के लिए बहुत
छोटी इमरजेंसी है। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये एज़ कम्पेयर टू तहसील हॉस्पिटल भी पूरी नहीं है। खुदा न खास्ता जब कोई डिज़ास्टर होता है, इवन एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता या कहीं पे कोई कोलैप्स हो जाता है, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है कि बेड पे दो दो मरीज़ों को डालना पड़ता है। तो नो डाउट इस डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के हिसाब से, जिसकी कैचमेंट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, एमरजेंसी छोटी है और हमें मुश्किलात का सामना होता है। जहाँ तक HR का तलक है, हर डिपार्टमेंट्स, हर वार्ड की अपनी की ड्यूटी रोस्टर चाक होता है हर मंथ। सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे संडे तक पता होता है कि आज किस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। राइट फ्रॉम देयर प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू हाउस ऑफिसर, सारे ड्यूटी पे होते हैं। हाउस ऑफिसर, PG, उनके मेडिकल ऑफिसर, ये सारे एमरजेंसी में होते हैं। उन बच्चों को जो भी एमरजेंसी है उसको देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी एमरजेंसी आ जाए जो उनके कंट्रोल से बाहर हो, तो फिर जो उनके HOD या बाकी बड़े डॉक्टर होते हैं वो भी ऑन कॉल होते हैं, वो आके उसको देख लेते हैं। ठीक। अच्छा, आपने खुद कहा कि वो कम है, इसके लिए क्या आप अथॉरिटीज़ को, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन राइटिंग लिख चुके, बता चुके कि ये कम तो हैं? ये तो सभी पब्लिक को भी पता है, सब जान रहे हैं, और आप भी इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल, ये हमारी जो हायर अथॉरिटी है उनको भी पता है। बल्कि जो नेक्स्ट ADP आ रहा है उसमें हमारा ये प्रोग्राम है विद द परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट्स के एक टावर बना दिया जाए, इमरजेंसी टावर। क्योंकि स्पेस काम है तो टावर बन जाए जहाँ पे हमारी इमरजेंसी डील हो सके। साथ साथ हमारा एक रिवैम्पिंग का प्रोग्राम जारी है। रिवैम्पिंग में जो TB हॉस्पिटल है, कैबिनेट डिवीजन ने एक डिसीजन किया था, वो हमारे हॉस्पिटल की विसिनिटी में शामिल है, वो हमें दे दिया गया है। ठीक। तो होपफुली अगर इसमें आगे ये डिसीजन कंटिन्यू रहता है तो मेरा ये इरादा है कि कम अज़ कम मैं जो हमारी मेडिकल एमरजेंसी है या इवन सर्जिकल है वो TB अस्पताल में शिफ्ट कर दूं, ताकि स्पेस का मामला जो है वो इशू हो सके। ये बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने, और यकीनन ये इनकी कह लें कि शायद सरगोदा के लिए बड़ी खिदमत होंगी अगर ये मतलब इस तरह के डिसीजन लेते हैं। अच्छा सर, वक्त क्योंकि महदूद है और आपका वक्त भी बड़ा कीमती, आप स्पेशली आए हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये नशिस्त दोबारा से जारी रखेंगे। सर, इन एमरजेंसी को तो हमने समझ लिया, अब आते हैं सर OPD, मतलब ऐसे पेशेंट, और ये ऑब्जर्वेशन में आया है, बीइंग एक मीडिया पर्सन, हमें लोग अप्रोच करते हैं, हमें लोग शिकायत करते हैं कि जब हम सर्विसेज लेने जाते हैं, एक सर्विस कह लें कि जब वो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, तो बड़ा अजीब किस्म का, रूड किस्म का बिहेवियर मिलता है। जो लाइन का मैकेनिज़्म नहीं होता, वहाँ सिफारिश कल्चर होता है, सफाई का इंतज़ाम, ऑक्सीजन, इवन देन मुझे कल दोस्त बरसों बता रहे थे कि जी हमारा तो ऑक्सीजन बंद हो रहा है, इतने लोग होते हैं। सर, इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सकता कि इसको ट्रांसपेरेंट किया जा सके? दूसरा, इसी में मैं सवाल को एडअप कर रहा हूँ कि जब डॉक्टरों के पास स्लिप लेकर लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुहाइयाँ दे रहे होते हैं, और मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो ऑलरेडी इंजर्ड हैं बेचारे, किसी को आपने खुद बताया कि जिस तरह कि सर्जरी है तो उसकी वो इतने रश में, धक्कन पेल में उसकी तो चोट दोबारा ख़राब होगी दोबारा से। इसके लिए सर कोई नहीं मैकेनिज्म आप बना रहे? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ जी, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं पॉपुलेशन की वजह से। आबादी में जो ऐसे इजाफा हो जा रहा है, स्पेस हमारे पास वही है, हॉस्पिटल हमारे पास वही है, कॉरिडोर्स हमारे पास वही हैं, और डेली तकरीबन 3500-4000 के करीब पेशेंट जो हैं हमारे हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। और ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे आप किसी को कर्टेल नहीं कर सकते कि आप इधर क्यों आए। राइट। ज़ाहिर है एक लंबी क्यूज़, दो तरह के स्टेशन काउंटर हैं। पहले एक जगह पे ही थे, बाहर धूप थी, वो मैंने अलग से किया। मेल काउंटर है, फीमेल काउंटर है, वहाँ पे 25 की लाइंस लंबी होती हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाना है, और जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं स्पेशलाइज के, वो ओवरबर्डनड है, और जो हमारे प्राइमरी केयर के हॉस्पिटल हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। वजह यह है कि लोग चाहते हैं नहीं बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर को चेक कराएं। मतलब नज़ला जुकाम वाला भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, एडवांस हार्ट अटैक वाला भी हमारे पास आ रहा है। एक तो ये वजह है, जो फिर उनको लाइन में ज़ाहिर है वेट करना पड़ता है, हर एक की अपनी बारी होती है। वो कुछ छोटे मोटे ऑपरेशनल इशू ज़रूर आते हैं, किसी डॉक्टर की सिफारिश आ गई, किसी खुदा न खास्ता पॉलिटिशियंस की आ गई, तो ये रेजेस कंप्लेंट्स होती हैं। फिर जब बारी आती है उनके डॉक्टर के पास, पहले वो एक लंबी लाइन का मरला पास करके जाते हैं, फिर जाहिर है डॉक्टर्स की पास भी जाहिर है क्यू में जाना है, उनका टाइम भी 8 से 2 है। अच्छा, अगर उसको वो ऑब्जर्व भी पूरा करते हैं। फिर जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा पेशेंट है जो 2 बजे देखा गया है या पौने 2 बजे देखा गया, जब वो मेडिसिन लेने की लाइन में जाएगा, तो जो मेडिसिन वाले हैं उनका टाइम भी 2 है, तो वो उठने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये इश्यूज हैं। मैंने कैटेगोरिकली एक लेटर निकाल दिया, ये नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई हीरो बन रहा हूँ, कह दिया है कि जो दवाई वाले हैं वो 3 बजे तक बैठें, चाहे वो लोग जो 2 बजे तक चेक हो रहे हैं वो भी दवाई लेके जाएं। सारा दिन वो लाइनों में रहे, उन्होंने इंतजार किया है, थक गए हैं, तो जाती दफ़ा उनको दवाई भी ना मिले, फिर तो ये हॉस्पिटल ना हुआ। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कोशिश कर रहा हूँ
ठीक। तो किसी ना किसी 100% ना से कामयाबी ज़रूर हुई इसमें बेहतरी की। ठीक। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी है कि सर इस जो ओपीडी है, मतलब यकीनन इतना रश तो शायद आपने पहले तो बड़ा अच्छा बयान कर दिया, और इंशाल्लाह इसकी हम नशिस्त रखेंगे, लोगों को आगाही दें, क्योंकि दूर दराज में सुना जाता है तो वहीं पे अपने जो BHQ है या THQ है वहाँ पे चेक करवाएं, यहाँ हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में रश ना पड़े। अगर सर ये रश जैसे कि आप फिगर बता रहे हैं 3500 से 4000 की फिगर, बिग अमाउंट सर, तो अगर इसको 2 शिफ्टों में कर दिया जाए, क्या ये पॉसिबल नहीं होता या क्यों नहीं किया जाता सर? एक्चुअली जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के हॉस्पिटल हैं जी सर। ये हमारा जो है, मैं टीचिंग हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, उसमें तो एक सेकंड शिफ्ट में कुछ उन्होंने कर दिया हुआ है, कुछ डॉक्टर सेकंड शिफ्ट में बैठते हैं। राइट। तो ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया, कुछ जो इससे रश में कमी हो गई है। तो सेम जो गवर्नमेंट है इसमें कोशिश कर रही है कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस शुरू की जाए, जिसमें वही डॉक्टर जो प्राइवेट जाके प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में बैठें, वो अपनी प्रैक्टिस का शेयर लें हॉस्पिटल में से और वहीं पे मरीजों को देखें। इस पे लेटर्स निकले हैं, राइट सर। होपफुली इन फ्यूचर इस पे काम हो जाए या ये शुरू हो जाए, उससे भी ये मसला हल हो सकता है। चलें, ये बहुत अच्छी आपने न्यूज़ दी है और यकीनन इससे मसले हल हो सकते हैं। सर सबसे बड़ा मसला जो आपको बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, एक तो मैंने डॉक्टरों का एटीट्यूड भी बात करना, बहुत से अच्छे डॉक्टर मेरे प्रोग्राम स्पेशली, मुझे तकरीबन सारे डॉक्टर अब भी आपके जब ये हमारा जाएगी पॉडकास्ट, डिपार्टमेंट के हेड हैं वो आते रहते हैं हमारे पास, बड़ा अच्छा है ये कि यहाँ से आगाही भी देते रहते हैं। लेकिन जो हमें पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं वो कुछ कहते हैं कि डॉक्टर का जो रवैया है, जाहिर बात है वो पेशेंट उनके साथ होता है, वो भी परेशानी में होते हैं, डॉक्टर भी मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया है कि बड़े ही प्रेशर में होते हैं, उनके लिए भी वो आपने दोनों को लेकर चलना है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटी पेशेंट की है, पेशेंट को आपने प्रायोरिटी देनी है और डेफिनेटली अपने स्टाफ को भी देनी है, तो ये बैलेंस कैसे सर आप कायम करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ाहिर है डॉक्टर भी ओवरबर्डन्ड है, इतना रश है पेशेंट्स का, तो मोस्टली तो डॉक्टर जो हैं वो अच्छा लोगों के साथ रिस्पांस ठीक है। और इवन जब मैं मीटिंग करता हूँ या मेरी डॉक्टर से मुलाकात होती है या मैं इमरजेंसी का विज़िट करता हूँ, तो मैं उन्हें पहले बीइंग एल्डर ब्रदर, बीइंग बॉस या बीइंग कुलीग उनको यही मशवरा देता हूँ कि आप पेशेंट को वार्म वेलकम करें, राइट, उसकी बात सुने, बाकी फिर जो होना है उसकी ट्रीटमेंट करें, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी से होना है, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी सी बात है। ज़ाहिर एक एटीट्यूड चेंज में, रवैया चेंज में एक प्रोसेस होता है। पहले आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर आपकी उसमें अडॉप्टेशन होती है, फिर जब अडॉप्टेशन हो जाए फिर आपका बिहेवियर चेंज होता है। ये एक प्रोसेस है। बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे अच्छे हैं, देखते हैं, लेकिन चंद वो डॉक्टर अगर ज़ाहिर है वो ओवरबर्डन्ड है, सारा दिन का थका हुआ है, कोई आके उसको ऐसे कह दे, फिर वहाँ पर ये प्रॉब्लम आते हैं छोटे छोटे, जो हम कोशिश तो करते हैं एमिकेबली सॉल्व करें। पेशेंट्स की भी बात सुने, ज़ाहिर है वो दवाई लेने हैं, डॉक्टर की भी बात सुने क्योंकि उनकी भी रिस्पेक्ट है और वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये छोटे मोटे हॉस्पिटल में होते रहते हैं, तो कोशिश करता हूं आपका मकसद और प्रायोरिटी यही है कि बैलेंस करके मतलब दोनों को कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना वो पॉजिटिवली मैनेज करता हूं। बिल्कुल ठीक है, और यही हमारा पैगाम भी यही है कि आप लोग जो देखने वाले भी हैं और चाहे डॉक्टर आजाद भी देख रहे हैं, पेशेंट का मुजाहरा कीजिए ताकि तहम्मुल के साथ देखिए, वो भी आपके भाई बहन, आपकी फैमिली मेंबर्स, यहीं सरगोदा से ये ज़्यादा दूर तो है नहीं। सर अब आते हैं इंडोर को, हमने इमरजेंसी को बात कर ली, OPD बात कर ली, कुछ मैनेजमेंट की चीज़ें भी आपकी डिस्कस कर ली, और इंडोर, सर इंडोर हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट फंक्शनल है और प्रोग्रेस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है? मेनली तो हमारे इंडोर में तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक सर्जिकल डिपार्टमेंट है, हर काइंड के उसमें ऑपरेशन होते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसमें हर काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी जो है, राइट फ्राम लिवर, डायलिसिस, किडनी, ये सारा होता है। पीट डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत सारा डील करता है। डर्माटोलॉजी, स्किन डिपार्टमेंट है हमारे पास, नेफ्रोलॉजी है, किडनी डिपार्टमेंट हमारे पास, आर्थोपेडिक है जो हड्डी पट्टा जोड़, वो डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे पास, साथ साथ हमारे पास ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, कैंसर डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ पल्मोनोलॉजी जो सांस की बीमारियां होती हैं वो डिपार्टमेंट है, इन्फेक्शस डिजीज़ का डिपार्टमेंट है, जो लोग नशा करते हैं तरके नशा वार्ड वो हमारे पास है हाई कोर्ट की रूलिंग में। एक थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम आता है वो आता है न्यूरो सर्जरी में। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक पोस्टेड है, सीनियर रजिस्ट्रार है न्यूरो सर्जन की पोस्ट पे, तो ज़ाहिर है एक बंदे से वार्ड चलाना मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पता है, वो जानते भी हैं, उनको लिखा भी हुआ है। होपफुली हमें अगर इसमें कोई एक आध बंदा और मिल जाए तो मैं न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट चला सकूँ, क्योंकि जब
हेड इंजरी के केसेस आते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में और हम उनको आगे रेफ़र करें, ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे भी और पब्लिक भी कहती है फिर ये हॉस्पिटल के। ठीक, यही क्वेश्चन था सर मेरा आगे भी कि जब आपने कहा कि आगे रेफ़र करें, ये बताएं कि वो उस सूरत में करते हैं जब आपके पास वो सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, या मतलब बस रेफ़र कर दिया जाता है क्रिटिकल कंडीशन? इसका एक प्रॉपर रेफरल मैकेनिज्म है। राइट सर। एक रेफरल स्लिप है। अब अगले हॉस्पिटल जहाँ रेफर कर रहे हैं वो भी एज सच पेशेंट को नहीं लेते। एक किसी को अपेंडिक्स का केस है और हम यहाँ से रेफर कर दें तो कहेंगे वहाँ वाले डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो रेफरल फॉर्म होता है उस पर उसकी नाम, बल्दियत, सारा कुछ लिख के उसकी डिजीज की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर रेफरल की वजह लिखते हैं कि XYZ प्रोसीजर नहीं है, या XYZ डॉक्टर नहीं है, या XYZ इधर हो नहीं सकता। फिर उस पर वो कंसल्टेंट साइन करते हैं और 7 काउंटर साइन मेरे भी होते हैं। फिर वो रेफर होता है, एज सच रेफरल नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया 3000 और 4000 के दरमियान आपको डेली पेशेंट विजिट करता है, इसमें आप कोई एग्जामिन कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा आपको डिमांड आती है? हमारा रश है ना वो ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी पे है। मेडिकल इमरजेंसी। उसकी वजह ये भी है कि मेडिकल इमरजेंसी में सारे ही केसेस होते हैं, उसमें डायबिटीज तो इसका तो आपने सोल्यूशन भी लोगों को बता दिया कि अपने हार्ट के हैं, लिवर के हैं, वो उसका मल्टीपल फैक्टर्स है। और साथ इक्वली सर्जिकल में भी बहुत आते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। बल्कि मैं ये कहता हूँ जो अब हमारा मॉडर्न एपिडेमिक है ना, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और हार्ट डिजीज ये बढ़ रहे हैं। एक ज़माने में टीबी होती थी, ये काली खांसी होती थी, चीचक होती थी, वो एपिडेमिक होते थे। अब जो मॉडर्न एपिडेमिक है वो हार्ट डिजीज और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और लिवर डिजीज है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब बताइएगा जो एक करंट चीज़ चल रही है, क्योंकि स्टेट मीडिया और हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपकी आवाज़ बनते हैं, सभी डिपार्टमेंट की आवाज़ बनते हैं, हम पब्लिक की भी आवाज़ बनते हैं। ये जो डेंगी है, इस हवाले से क्या इक़दाम आप कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मुकम्मल इक़दाम हैं, यहाँ पे तैयारी मुकम्मल है आपकी? चूँकि मुख्तलिफ अजला में मैं CO हेल्थ भी रहा हूँ बहुत अरसा है, सरगोदा में भी CO हेल्थ रहा हूँ। अब चूँकि मैं MS हूँ, बीइंग MS डेंगी में मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बीइंग CO हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग MS मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे यहाँ एक डेंगी वार्ड है, हाँ उसमें एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट बना हुआ है, उसमें प्रॉपर मॉस्किटो नेट्स हैं, डॉक्टर की ड्यूटी है। जो भी केस वो सस्पेक्ट है, प्रोबेबल है या कंफर्म है, ये डेंगी की डेफिनेशन में आता है, वो यहाँ आते हैं, उनका हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके जो टेस्ट होते हैं डेंगी के वो करते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो दाखिल करते हैं और उसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं कि डेंगी का पेशेंट आ गया। बीइंग जो CO हेल्थ होता है उनकी थोड़ा डिफरेंट होती है, उसमें ये होता है कि आपने इसकी प्रिवेंशन भी करनी है। अब सपोज एक जगह पे डेंगी का केस आ गया तो वहाँ पे आपने केस रिस्पॉन्स करना होता है, उस घर के इर्द गिर्द 48 घरों को स्प्रे करना होता है और जो इंडेक्स केस है उसको रिपोर्ट करनी होती है, बाकियों से अलग करना होता है। इसी तरह पे अगर किसी जगह पे लार्वा डेंगी का पॉजिटिव आ गया है, आपने वो लार्वा रिमूव करना है, अपनी टीम को भेजना है और इर्द गिर्द जो आपके 28 घर हैं वहाँ पे स्प्रे करना, लार्वी साइडिंग करनी है। वो और तरीकाकार उनकी टीम में फीड में जाती हैं, वो डेफिनेटली जहाँ पे ये सोर्स है मॉस्किटो को वो ढूंढती हैं और साइकिल को ब्रेक करते हैं। बीइंग MS मेरा वार्ड तक तल्लक है, जो वार्ड में पेशेंट है उनको ट्रीट करना। अच्छा, अब आते हैं सर जो अपने फार्मेसी के मुतल्लिक, हमारे पास जो टीचिंग हॉस्पिटल में या फार्मेसी पे हर किस्म की अद्वियात मुयस्सर होती हैं या लिमिटेड सी आप देते हैं? देखें जी, इसका ना एक यार्ड स्टिक बनी हुई है, जो हमारी इमरजेंसी है जी सर, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट राउंड द क्लॉक दवाई मिलती है वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे चिट का कंसेप्ट नहीं है कि ये लेकर आए, कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत स्पेशल कहीं नीड हो जाए वो भी हम मना करते हैं। जो हमारा OPD है, जो OPD में हम तकरीबन 85-90% दवाइयाँ दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो भी है। हाँ, कोई कहे जी मेरा रंग गोरा नहीं हो रहा, कोई कॉस्मेटिक कह दे, मिल नहीं रही, तो वो हॉस्पिटल की जो फॉर्मुलरी है उसमें नहीं है। एक स्टैंडर्ड मेडिसिन लिस्ट है, इंडोर के लिए, आउटडोर के लिए, हम उसको फॉलो करते हैं। उसके मुताबिक भी 85-90% OPD में भी जा रही हैं। इंडोर में भी हमारी जो OPD डिस्पेंसेशन है, ये हमारा एक इंडिकेटर है MS का कि कितने मरीज़ आए, कितनों को अस्पताल से दवाई मिली। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 90% से ऊपर है। और मरी हॉस्पिटल के बाद सेकंड नंबर सरगोदा का OPD डिस्पेंसेशन में। ये पिछले हफ्ते सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली थी, जो मरीज़ आए उनको दवाई भी उधर से मिले। ठीक, तो इसमें हम ठीक हैं। ठीक, बड़ी खूब डिस्कशन हमारी जारी है डॉक्टर मुश्ताक बशीर साहब से, MS हैं सिविल हॉस्पिटल सरगोदा, इनसे गुफ्तगू जारी है। सर, वक्त मेरे पास इस प्रोग्राम का महदूद होता है तो जी चाह रहा है आपसे और बातचीत की जाए, और माशाल्लाह आपके पास आपकी कमांड है आपके डिपार्टमेंट की, होनी भी चाहिए। यही आपका जो दर्द दिल लोगों के लिए है वो उस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। सबसे बड़ा मसला सर, और लोगों के लिए पैगाम जो आप समझते हैं कि अभी ये हमें मसले फेस करने पड़ रहे हैं, वो क्या है, और फिर लोगों को पैगाम भी दीजिएगा।
सबसे मसला हमारा ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल की स्पेस और इमरजेंसी, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक। वो कम है, और जो न्यूरो सर्जरी का अलग से यूनिट होना चाहिए, इसमें मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए तो मुश्किल होती है। ठीक। जहाँ तक पब्लिक के लिए मेरे ये पैगाम है, वो यही है कि आप जो डिजीज़ को प्रिवेंशन करें, डिजीज़ से प्रिवेंट करें, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे दूर रहें। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आपको खुदा न खासा हार्ट अटैक होने जा रहा है या आप या कैंडिडेट हैं, तो ऐसे लाइफस्टाइल अपनाएं कि आपको डिजीज़ ही ना हो, और मतलब अपनी जो लाइफ है उसको बेटर करें और उसको अच्छे तरीके से गुजारें, तो फिर बीमारियां ही नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक, यही पैगाम देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अपना शुक्रिया कीमती आपका। वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुश्ताक बशीर साहब, जो कि MS फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा थे। इनसे हमने बातचीत की, टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह एक दोबारा नशिस्त करेंगे जिसमें आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आप लोगों से भी रब्ता किया जाएगा कि किस तरीके से कोई जो शिकायत है तो फौरी तौर पर उसका अजाला किया जाए, और डॉक्टर साहब भी इंशाल्लाह नोट डाउन करें। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिप्तान बलोच, मेरी मावनत की सनत रुकैया ने, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने दुआओं का खास ख्याल रखिए। प्यारे पाकिस्तान से प्यार किए। अल्लाह हाफ़िज़।